आपने अपने फेवरेट कैरेक्टर की एक मूवी या सीरीज देखी, आपको उस मूवी या सीरीज को देखकर जैसा भी लगा, पर कहानी एंड हुई एक क्लिफ हैंगर या फिर फ्यूचर को टीज करते हुए। पर कुछ दिन बाद आपको पता चला कि भाई इसका तो कोई सीक्वल ही नहीं आ रहा। अब वो कोई एक नॉर्मल मूवी या सीरीज हो तब तो कोई बात नहीं, पर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैरेक्टर्स की स्टोरीज आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। वहां ऐसा कैसे हो गया कि किसी सीरीज या मूवी को क्लोजर ही नहीं मिला? तो ऐसा ही कुछ हो रहा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 और फेज 5 में, क्योंकि सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस ही इन्हीं फेजेस में हुए हैं। और आज हम ऐसे ही कैरेक्टर्स की टॉप 10 रैंकिंग करने जा रहे हैं जो आपको फ्यूचर में नहीं दिखने वाले। नंबर 10, एको। एको का डेब्यू हॉकाई में काफी प्रॉमिसिंग था। एक ग्राउंडेड कैरेक्टर, सॉलिड बैक स्टोरी और रिप्रेजेंटेशन के मामले में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप, क्योंकि कैरेक्टर के साथ साथ एक्ट्रेस भी डेफ थी जिन्होंने अपने स्टंट्स तक खुद किए थे। लेकिन जब उनकी खुद की सीरीज सामने आई तो उसका ट्रीटमेंट इतना कोल्ड था कि मार्वल ने खुद उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया और एक ही दिन में पूरा शो ड्रॉप कर दिया। टेक्निकली माया लोपेज का कैरेक्टर काफी लेयर्ड था, जहां डेफ होने के बावजूद उसकी कॉम्बैट मिमिक्री की पावर्स उसे स्ट्रीट लेवल थ्रेट्स के अगेंस्ट डेंजरस बनाती थी। लेकिन एको की स्टोरी लाइन इतनी सेल्फ कंटेन्ड थी कि सीरीज कंप्लीशन के साथ ही उसकी कहानी खत्म। वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ब्रॉडर नैरेटिव में कहीं भी फिट होते हुए नहीं दिख रही थी, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिस वजह से उसका कोई वेट हमें फील नहीं हुआ। और भले ही उसका किंगपिन के साथ कनेक्शन था जिस वजह से डेयरडेविल का वर्ल्ड भी टच हुआ, लेकिन फ्यूचर में कोई कंटिन्यूएशन का हिंट ना मिलने की वजह से हमें पहले ही ये यकीन हो गया कि एको फ्यूचर में हमें वापस नहीं दिखने वाली। नंबर 9, गैलेक्टस। एक कॉस्मिक गॉड लेवल बीइंग जो एक प्लैनेट को वैसे ही देखता है जैसे आप पेड़ पर लटके आम को देखते हो। और नो डाउट हमें इतने समय बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक बहुत ही कॉमिक एक्यूरेट वर्जन देखने को मिला गैलेक्टस का, पर इस कैरेक्टर का वापस आना थोड़ा मुश्किल है। मार्वल ने फैंटास्टिक फोर मूवी में पहली बार गैलेक्टस को कहीं और टेलीपोर्ट करने वाली बात को पूरी तरह क्लियर नहीं किया कि गैलेक्टस अभी है कहाँ, उसका बिना उसकी शिप के क्या होगा। और अभी मार्वल आगे बढ़ रहा है डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की तरफ, तो जहां मल्टीवर्स बर्बाद होगा और मे बी आगे दोबारा बनेगा, तो वहां गैलेक्टस कहां जाएगा? ऐसे कई सवाल है जिससे पता चल रहा है कि मार्वल गैलेक्टस को वैसे ही भूल जाएगा जैसे गैर जिम्मेदार पेरेंट्स अपने बच्चों का बर्थडे भूल जाते हैं। गैलेक्टस मार्वल यूनिवर्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है जिसकी कहानी थॉर और एटर्नल्स के साथ भी परफेक्टली फिट बैठती। और फैंटास्टिक फोर अभी बॉक्स ऑफिस पर भी वो झंडे नहीं गाड़ रही जो मार्वल गैलेक्टस को वापस लाने के बारे में एक दो बार सोचे भी। नंबर 8, यंग एवेंजर्स। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑलमोस्ट हर फेज 4 और फेज 5 प्रोजेक्ट में किसी न किसी यंग हीरो को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि केट बिशप, स्कार, केसी लैंग, अमेरिका शावेज, बिली और टॉमी। मिस मार्वल और आयरन हर्ट को तो सोलो सीरीज तक मिली है जहां उनको अच्छे से स्टैब्लिश करके दिखाया गया, जिससे ऐसा क्लियरली लग रहा था कि मार्वल एक यंग एवेंजर्स टीम बनाने के लिए ग्राउंड वर्क सेट कर रहा है। इसके अलावा यंग एवेंजर्स का डेब्यू जब कॉमिक्स में हुआ था तो हमें आयरन लैड दिखा था जो कि कैंग से जुड़ा हुआ कैरेक्टर है। एमसीयू का फेज 4 और फेज 5 भी कैंग को सेट करने में लगा हुआ था, जिस वजह से यंग एवेंजर्स की कहानी दिखने के चांसेस सबसे ज्यादा थे। पर अब जब कैंग की जगह डॉक्टर डूम आ रहा है तो मार्वल वालों को पता नहीं कि इसका क्या करे। इसीलिए जब केविन फाइगी से पूछा गया यंग एवेंजर्स के बारे में तो उन्होंने साफ साफ कहा कि फिलहाल हमारे पास कोई अच्छी कहानी नहीं है, जब होगी तब हम उस पर मूवी बनाएंगे, जो कि अच्छा तरीका है सवाल को डॉज करने का। मार्वल की फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने पजल के पीसेस तो डाले लेकिन पिक्चर बनाना शुरू ही नहीं किया। हर कैरेक्टर अपने सेपरेट टोन और जॉनरा में एग्जिस्ट करता है। मिस मार्वल टीन रोम-कॉम थी, केट बिशप क्राइम बडी ड्रामा में थी, बिली की बात करें तो वो एक डार्क कॉमेडी फैंटेसी में था, वहीं स्कार का इंट्रो शी हल्क के एंड में हुआ जिसमें उसका लुक काफी अजीब था। इसी तालमेल की कमी और कैंग के प्लान को साइड होते देख हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यंग एवेंजर्स तो हमें दिखने से रहे, पर चैंपियंस या वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स जैसी सीरीज में इनका टीम अप हो सकता है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स आपको पक्का नहीं दिखने वाले। नंबर 7, रेड हल्क एंड द लीडर। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अनाउंसमेंट के साथ ही सब लोग खुशी मनाने में लग गए थे क्योंकि फाइनली हमें हल्क का राइवल रेड हल्क दिखने वाला था जिसको लेजेंडरी एक्टर हैरिसन फोर्ड प्ले करने वाले थे। उनके अलावा हमें द लीडर भी ऑलमोस्ट 17 साल बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वापस आते दिख रहा था, जिससे हमें एक हल्का आइडिया लग रहा था कि हल्क की एक मूवी के लिए ग्राउंड वर्क सेट हो रहा है। लेकिन हमारी इस खुशी को नजर खुद मार्वल ने लगाई, जहाँ सिर्फ हमें रेड हल्क टॉक नो जुत्सु से हारता दिखा, बल्कि द लीडर की जो प्लानिंग थी वो भी काफी बेसिक लगी। ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑन पेपर एक काफी अच्छी कहानी थी, लेकिन रीशूट्स की वजह से सब कुछ बदल गया। फिलहाल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रेड हल्क और द लीडर जेल में है, और जो थ्योरीज बन रही थी रेड हल्क और द लीडर के थंडरबोल्ट्स या फिर कहें न्यू एवेंजर्स ज्वाइन करने की, वो भी होते नहीं दिख रही, क्योंकि हमें एवेंजर्स डूम्सडे का एक सीन देखने को मिला थंडरबोल्ट्स के एंड क्रेडिट सीन में, जिसमें हम साफ देख सकते हैं कि इनकी टीम में कोई नया एडिशन नहीं हुआ है। इसका मतलब रेड हल्क और लीडर के वापस एमसीयू में दिखने के चांसेस बहुत कम है। नंबर 6,
आयरन हार्ट। रीरी विलियम्स का डेब्यू ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में हुआ था और उनको लेकर ऑडियंस का इनिशियल रिस्पांस डिसेंट था। यंग जीनियस ब्रिलियंट माइंड, आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू करने की पोटेंशियल, यहाँ सब कुछ था। लेकिन फिर से वही प्लेसमेंट की प्रॉब्लम। मार्वल ने आयरन हार्ट सीरीज अनाउंस करी, शूट भी कर लिया और पोस्ट प्रोडक्शन भी हो गया, पर फिर उसको होल्ड में रख दिया 2 साल के लिए, जिस वजह से उसकी रेलेवेंसी पर बहुत फर्क पड़ा। उसके शुरू के सूट तो अच्छे थे, पर लास्ट में वही वकांडा फॉरएवर वाला टच दिखा। उसके मोटिवेशन क्लियर नहीं थे और उसका वकांडन आर्क और भी डाइल्यूटेड लग रहा था। और जब आपके इंट्रोडक्शन का इम्पैक्ट इतना न्यूट्रल हो कि आपसे ज्यादा आपके शो में एक एपिसोड में दिखे कैरेक्टर की बात हो, तो आगे के प्रोजेक्ट्स में जगह बनाना मुश्किल हो जाता है। मैं जानता हूँ कि अब आप बोलोगे कि मेफिस्टो को दिखाकर सीजन 2 को टीज किया गया है, पर आप खुद मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि कितने एमसीयू प्रोजेक्ट्स जो काफी अच्छे थे उनका सेकंड सीजन तक नहीं आया, जबकि वो तो फैंस को बहुत पसंद थे। आयरन हार्ट की स्टोरी बेशक ज्यादा खराब नहीं थी, पर वो विवादित जरूर थी, जिसकी वजह से जल्दी हमें आयरन हार्ट का सीजन 2 देखने को तो नहीं मिलने वाला। हालांकि वो हमें चैंपियंस में दिख सकती है। नंबर 5, शी हल्क सीरीज जब सामने आई तो कॉमिक बुक फैंस को पता था कि उन्हें क्या मिलने वाला है। एक फोर्थ वॉल ब्रेक करती हुई कैरेक्टर जो अपनी ट्रेजेडी को कॉमेडी और सटायर के साथ हमारे सामने रखने वाली है। पर कुछ फैंस शी हल्क के हल्क से ज्यादा पावरफुल और कंट्रोल्ड होने पर ही भड़क उठे। इन सब के ऊपर कुछ ऑडियंस को शी हल्क के विजुअल इफेक्ट्स डिस्ट्रैक्टिंग लगे। सीरीज एक सिटकॉम फॉर्मेट में थी, जिसमें फोर्थ वॉल ब्रेक करके शी हल्क का ऑडियंस से इंटरेक्ट करना शुरू में जम रहा था, पर ये सब बिखर गया फिनाले में, जहाँ सीरीज एंडिंग लैंड नहीं कर पाई। इन सब के ऊपर कुछ लोग एक फेमिनिस्ट सटायर कहाँ से समझने बैठेंगे, जिसके बाद जब हल्क के बेटे को दिखाया गया तब तो पानी सर के ऊपर जा चुका था। और इतने क्रिटिकल माहौल को झेलने के बाद मार्वल ने पूरी तरह अपना मुंह बंद कर लिया शी हल्क को लेकर। पर कुछ कंसेप्ट आर्ट सामने आए हैं शी हल्क के डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में दिखने को लेकर। पर शी हल्क सीजन 2 की उम्मीद आप फिलहाल अच्छे खासे टाइम तक छोड़ ही दो। नंबर 4, वॉर मशीन। ये नाम शायद सबसे ज्यादा शॉकिंग नाम है इस लिस्ट में, क्योंकि डॉन चीडल का एक कैरेक्टर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक रिलायबल पिलर रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि स्टूडियो ने उन्हें शांति से रिटायर कर दिया है। सीक्रेट इन्वेजन में रोडी का एक स्क्रल होना एक ऐसा ट्विस्ट था जो कईयों को हजम नहीं हुआ, क्योंकि हमें ये तक नहीं पता था कि वो कब से स्क्रल है। इसके अलावा वॉर मशीन एक ऐसा कैरेक्टर था जो हमेशा टोनी के साथ रहा, जिस वजह से जब आर्मर वॉर्स का अनाउंसमेंट हुआ तो हम सब एक्साइटेड थे। पर प्रेजेंट सिनेरियो जो है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये मूवी जिसे पहले सीरीज कहा जा रहा था वो कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन के आने के बाद से आर्मर वॉर्स को लेकर बात ही नहीं हो रही। मार्वल का साइलेंस आमतौर पर एक सिग्नल होता है कि या तो प्रोजेक्ट मर गया है या उसकी रेलेवेंस खत्म हो चुकी है। और ऑनेस्टली कहा जाए तो आयरन मैन के जाने के बाद वॉर मशीन को प्रॉपर्ली कहीं नहीं दिखाया गया। जो कैरेक्टर एक टाइम पर स्ट्रेटेजिक बैकअप था वो आज के मल्टीवर्सल केओस में गायब ही हो गया। लेकिन सच कहूं तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम आ रहा है तो डॉन चीडल का वॉर मशीन तो होना ही चाहिए, ताकि एक इमोशनल टेंशन बने। नंबर 3, मून नाइट। वैसे ये सबसे शॉकिंग हो सकता है आपके लिए। आप कहोगे कि भाई मून नाइट सीरीज तो मस्त थी, हम फैंस वेट कर रहे हैं सीरीज के सीजन 2 का कि जेक लॉकली वाली पर्सनैलिटी के साथ अब मून नाइट आगे कहाँ जाएगा। पर मून नाइट के सीजन 2 की दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है। हालांकि मून नाइट के दिखने की बात अभी मिडनाइट सन्स मूवी के लिए हो रही है, पर मिडनाइट सन्स की बात भी कौन कर रहा है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि एक सीरीज जिसकी व्यूअरशिप बढ़िया थी उसको क्रिटिक्स ने भी अच्छा रेट किया और तब भी उसके सीक्वल के आने की कोई खोज खबर नहीं है। मून नाइट शायद पहली परफेक्ट सेल्फ कंटेन्ड मार्वल स्टोरी होगी जिसको लेकर आराम से बिना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई छेड़खानी किए सीक्वल पर सीक्वल लाए जा सकते थे। पर कहीं ना कहीं मार्वल ने क्लियर कर दिया है कि अभी बहुत लंबे समय तक हमें मून नाइट सीजन 2 तो नहीं दिखने वाला। नंबर 2, एटर्नल्स, इरोस और ब्लैक नाइट। एटर्नल्स ने जब डेब्यू किया तो लग रहा था कि मार्वल फाइनली अपने कॉस्मिक स्केल को सीरियस लेने लगा है। सेलेस्टियल्स, डेविएंट्स और एटर्नल बीइंग्स को दिखाकर हमें अर्थ का वो ओरिजिन दिखाया गया जिससे हम तो क्या एवेंजर्स भी अनजान होंगे। इसके अलावा आरिशम का एंड में आना हमारी एक्सपेक्टेशन को काफी ज्यादा बढ़ा चुका था, लेकिन ये सब कहीं लीड नहीं कर पाया। जब हमें एंड क्रेडिट सीन में स्टार फॉक्स को भी दिखाया गया और ब्लैक नाइट को टीज किया गया तभी ऐसा लग रहा था कि ये कहानी इससे आगे नहीं जाने वाली, क्योंकि ब्लैक नाइट की कहानी कहीं ना कहीं जुड़ी थी ब्लेड से, जिसको मार्वल ऐसे टाल रहा है जैसे मेरे 60% ऑडियंस मेरी वीडियोस तो देखती है पर सब्सक्राइब नहीं करती। एटर्नल्स मूवी के कैरेक्टर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए वर्ल्ड एक्सपैंडिंग थे, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन इतना लेट हुआ और इतने डिस्कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स में हुआ कि ऑडियंस ने भी उन्हें सीरियसली लेना छोड़ दिया। अब ब्लेड खुद डिले और रीराइट्स में अटका हुआ है तो ब्लैक नाइट का रोल वहां भी अनलाइकली लग रहा है। इरोस का कैरेक्टर सिर्फ पोटेंशियल बनकर रह गया। 4 साल होने को आए और आज भी एटर्नल
इटर्नल्स 2 को लेकर कोई अपडेट नहीं है, जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि शायद ही हमें इटर्नल्स इरोस और ब्लैक नाइट दोबारा दिखेंगे। नंबर 1, गाया। ये कैरेक्टर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हो सकती है, पर इसके बावजूद लोग शायद ही उसको दोबारा देखें। सीक्रेट इन्वेजन के फिनाले में गाया ने ग्रेविक से फाइट के दौरान हर एक एवेंजर के डीएनए से मिली पावर का इस्तेमाल करके अपनी असली ताकत दिखाई। मतलब अगर आज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई कैरेक्टर है जो इंसान से ज्यादा गॉड बन चुका है तो वो गाया है। लेकिन आयरनी ये है कि उसका कैरेक्टर सबसे ज्यादा इररिलेवेंट बन गया। एमिलिया क्लार्क जैसी एक्ट्रेस को कास्ट करना एक मेजर फ्लेक्स था, पर उसका आर्क कंफ्यूज था। स्कल रेफ्यूजी, टेलोस की बेटी, ह्यूमन फॉर्म में रहने वाली एलियन जैसे एंगल्स ऐड किए गए, पर डेवलपमेंट दिया गया 0। शो के बाद वो एक आइसोलेटेड रूम में सोनिया फॉल्सवर्थ के साथ डील करते दिखाई गई, जो कि टीज था एक टीम अप का, जिसमें गाया हमें दिखती ब्लैक नाइट और कैप्टन ब्रिटेन जैसे ब्रिटिश कैरेक्टर्स के साथ। यहाँ गाया की जबरदस्त पावर्स के साथ साथ उसे कैप्टन यूनिवर्स बनाया जाता, पर सीक्रेट इन्वेजन के बुरी तरह पिटने के बाद ना ही सिर्फ इस टीम अप प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया, बल्कि उसके साथ साथ डॉन चीडल की आर्मर वॉर्स तक को कैंसिल कर दिया गया, जिसके साथ साथ ना ही सिर्फ गाया का फ्यूचर में दिखना मुश्किल हो गया, बल्कि सोनिया फॉल्सवर्थ जैसे कैरेक्टर्स भी हमें आगे शायद नहीं दिखेंगी। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, किसी भी मूवी या सीरीज का फ्यूचर टिका ही होता है उससे होने वाले प्रॉफिट पर, और मार्वल जिसने फेज 1 में जबरदस्त नुकसान झेलते हुए भी अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को आगे बढ़ाते हुए भयंकर प्रॉफिट कमाया, वो अब अपने उस मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर किसी मूवी या सीरीज पर प्रॉफिट नहीं होता तो मार्वल अपना पूरा प्लान ही चेंज कर रहा है। आपको क्या लगता है कैंग वाला पूरा आर्क जोनाथन मेजर्स के इंसिडेंट की वजह से चेंज हुआ? वो ऑलरेडी चेंज हो चुका था एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया के पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। कायदे से एटर्नल, शैंग-ची और मून नाइट पर अभी तक सीक्वल आ जाने चाहिए थे, पर क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स पर मार्वल को ज्यादा फायदा नहीं हुआ तो इसलिए मार्वल ने इनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। नहीं तो आप खुद सोचो, स्पाइडरमैन होमकमिंग और उसका सीक्वल फार फ्रॉम होम एक ही फेज के अंदर आए थे, तो एटर्नल्स जिनको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ओरिजिन का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बताया गया था, उनकी कहानी का क्या हुआ? मैं इस पर एक ज्यादा डिटेल में वीडियो भी लाने वाला हूँ, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि क्यों मार्वल फिगर आउट नहीं कर पा रहा है कि वो अपने एंड गेम वाले गोल्डन डेज वापस कैसे लाए। तो वो वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टॉप 10 लिस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर, जहाँ जो भी मेंबरशिप आप ले लो उसमें फायदा आपको जबरदस्त मिलेगा। खासकर अभी मीम रिएक्शन आ रहे हैं जल्दी जल्दी। तो थैंक यू गाइज, दिस इज अंसना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।